नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर, हाजिर हूं लेकर एक और एपिसोड मंडी.com का, जहां हम बात करेंगे हर बार की तरह खेती की, किसानी की और किसानों की। लेकिन आज की बातचीत हमारी दूसरे एपिसोड्स में जो बात हम करते रहे हैं उससे थोड़ी अलग है, इसलिए कि आज हम केवल किसानों की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे किसान जो करता है उसके बारे में। यानी किसान क्या करता है? किसान खेती करता है। किस लिए करता है? इसलिए करता है क्योंकि उसी खेती से उसकी आजीविका चलती है। वो अपनी फसल को बेचता है बाज़ार में और फिर उसी से उसकी ज़िंदगी, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके जो दूसरे तमाम उसके जीवन की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, उसमें वो उन पैसों से काम करता है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है छोटा सा, क्योंकि किसान होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है। और आजकल हम लगातार सुन रहे हैं, तमाम जो समाचार माध्यम हैं उनमें ये बात आ रही है कि उपभोक्ता परेशान हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और रिज़र्व बैंक ने भी उसके लिए कुछ कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि महंगाई दर जो है वो रिज़र्व बैंक के कंफर्ट लेवल से ऊपर जा रही है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन इन सब में किसान कहाँ है? क्योंकि एक उपभोक्ता के तौर पे किसान के लिए बढ़ती महंगाई मुश्किलें खड़ी करती है, लेकिन एक उत्पादक के तौर पे जब उसको भाव नहीं मिलेगा, यानी महंगाई अगर होगी, जब हार्वेस्टिंग होगी उस समय तो उसको भाव मिलता है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो उसकी आमदनी कम होती है। हालांकि ये भी एक इसमें जुड़ा हुआ मसला है कि भाव अगर हार्वेस्टिंग के बाद बढ़ता है तो क्या वास्तव में उसका फ़ायदा किसान को मिलता है, क्योंकि उस समय तक तो किसान के पास फसल हाथ में होती नहीं है। तो ये पूरा विषय जो है वो थोड़ा जटिल है और इसी जटिल विषय पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही ख़ास मेहमानों को हमने अपने साथ जोड़ा है, जो जिनसे हम कोशिश करेंगे कि ये जो गुत्थियाँ उलझी हुई हैं उनको थोड़ा सुलझाने की कोशिश की जाए। इनका परिचय हम अपने स्टूडियो में मौजूद दोनों मेहमानों से आपका करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं शिशिर सिन्हा, जो द हिंदू बिजनेस लाइन में सीनियर डिप्टी एडिटर हैं और जाने माने आर्थिक पत्रकार हैं। करीब करीब 2 दशकों से ज़्यादा का जिनका अनुभव रहा है टीवी, प्रिंट मीडिया और तमाम अलग अलग जो माध्यम हैं उनमें आर्थिक पत्रकार के तौर पे। हमारे आज के दूसरे जो मेहमान हैं संदीप दास, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में असिस्टेंट एडिटर हैं, और संदीप भी एक बहुत लंबा अनुभव, करीब करीब 2-2.5 दशकों का आर्थिक पत्रकारिता में अनुभव है और ख़ास तौर से जो कृषि से जुड़े विषय हैं उन पे बहुत गहराई से लिखते हैं, समझते हैं। शुरुआत संदीप मैं इस चर्चा की आप ही से कर रहा हूं और बहुत छोटा सा मेरा एक सवाल है आपसे, जो बात अभी मैंने इस कार्यक्रम की भूमिका में कही। महंगाई बढ़ना अच्छा है या ख़राब है? क्योंकि जब हम उपभोक्ता के तौर पे देखते हैं तो ख़राब है, लेकिन किसान के तौर पे देखते हैं तो शायद किसान को भाव उसी से मिल सकता है अगर भाव बढ़े। देखिए, ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा ये देखा गया कि जो पॉलिसी डिसीजन होता है गवर्नमेंट का, कि वो हमेशा कंज्यूमर सेंट्रिक है। महंगाई बढ़ना, महंगाई का दर बढ़ना, वो हमेशा एक कंज्यूमर सेंट्रिक होता है कि महंगाई का दर को नीचे रखा जाए। जो महंगाई मतलब जो फूड इन्फ्लेशन जो हो जाता है, आटे चावल, उसका दाम कम किया जाए। बट उसका तरफ देखिए, फार्मर्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाता है, उसका इनपुट कॉस्ट तो दिन का दिन बढ़ रहा है। उसको कैसे, तो इसका बैलेंस जो है ना, महंगाई को बढ़ने नहीं देना और जो इनपुट पर को कम रखना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। बहुत तमाम सरकार ने कोशिश करते हैं इसको चैलेंजिंग करें, बट अल्टीमेटली ये देखा गया कि महंगाई तो बढ़ेगा, बट वो कितना हद तक बढ़ सकता है, वो क्योंकि वो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगा तो आपका एक्सपेंस को इम्पैक्ट करता है। मिडिल क्लास फैमिली कैसे उसको रन करेंगे, तो वो जो दो बैलेंस है उसको करना बहुत ही टेक्निकल और बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है वो करने के लिए, क्योंकि आप फार्मर्स इनकम को, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप प्राइस में रोक लगाते हो तो आप फार्मर्स इनकम इन पर पड़ता है। फार्मर्स अगर इनकम नहीं रहेगा तो वो कैसे बनाएगा अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। शिशिर, संदीप जो कह रहे हैं कि बहुत कठिन काम है, बहुत एक तरह से दोधारी तलवार पर चलने जैसी चीज़ है। एक तरफ आप महंगाई बढ़ने देते हैं तो उपभोक्ता परेशान होता है, दामों को नीचे लेके जाते हैं तो किसान परेशान होता है। क्या मिडिल लाइन है? देखिए, किसान एक लौता उत्पादक है जिसको ये अधिकार नहीं की कीमत वो तय करे। पूरे सिस्टम में तमाम जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास ये अधिकार है, किसान के पास नहीं है। तो किसान के लिए कहाँ से आता है?
जो बाजार उसकी कीमत तय करता है, जो सरकारें कीमत तय करती हैं, जो बीच का सिस्टम है वो तय करता है। तो कई बार जब ये चर्चा चलती कि महंगाई दर बढ़ी तो इससे किसानों को फायदा होगा, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि महंगाई दर बढ़ने का ज्यादा फायदा बीज की व्यवस्था ले जाती है, किसान उसका फायदा नहीं ले जाते हैं। हमें व्यवस्था कैसी चाहिए? ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे कीमत बढ़ने का फायदा वाकई में उत्पादक को मिले। क्योंकि देखिए अर्थशास्त्र में हम लोग एक सिद्धांत फॉलो करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअस साइकिल। हम लोग विसियस साइकिल की हमेशा चर्चा करते हैं, दुष्चक्र की बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग वर्चुअस साइकिल की बात करते हैं कि एक अच्छे से दूसरा अच्छा होना, तो जब किसान के पास अतिरिक्त आमदनी होगी तो वो खेती में ज्यादा पैसा लगाएगा, खेती में ज्यादा पैसा लगाएगा तो उससे उत्पादकता बढ़ने के आसार होंगे, उत्पादकता बढ़ेगी तो कीमत को कम करने में मदद मिलेगी। तो हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए जो बीच की जो व्यवस्था है, जहां पर प्राइस डिस्कवरी है और प्राइस जो फार्मर्स तक पहुंचे, ये दोनों ऐसा इंश्योर करना है कि किसान को हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे दें। तो महंगाई दर बढ़ने को लेकर के सिर्फ ये आलोचना करना कि महंगाई दर बढ़ गई और इसका किसानों को फायदा हो रहा है, ये सही नहीं है। जी संदीप, शिशिर कह रहे हैं कि ये चर्चा करना सही नहीं है और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शायद पहली बार या आमतौर पे मैंने ये चर्चा सुनी नहीं कि लोग महंगाई की चर्चा इस लिहाज से कर रहे हों कि किसानों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब भी महंगाई की चर्चा होती है तो वो चर्चा इसी तरह होती है कि सबको नुकसान हो रहा है। किसान को बढ़े हुई जो कीमतें हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है, ये बात आती नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जो शिशिर ने ये बात अभी छुआ है उन्होंने धीरे से, कि ये कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ। वो बहुत एग्रीकल्चर कमोडिटी कोई यूनिफॉर्म कमोडिटी नहीं है, बहुत सारे अभी देखिए जैसे महंगे का दर पल्सेस को देखो, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत कम है महंगाई की दर। उसका वजह नॉट किसान को ज़्यादा पैसा मिला, उसका वजह ये कि हम ठीक टाइम में हम इंपोर्ट कर लिया। जैसे अरहर का दाल है, हम लोग करीब 15-20% इंपोर्ट करते हैं, तो हम टाइमली उसको इंपोर्ट कर दिया तो प्राइस कम है। चना देखिए इतना बम्पर प्रोडक्शन है, किसान को मिल नहीं रहा है, प्रोक्योरमेंट करना पड़ा है गवर्नमेंट को, तो वो ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल प्रोडक्शन वो भी इम्पैक्ट करता है। और ये चीज़ याद रखिए कि एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो प्रोडक्शन सिस्टम है और दूसरे कमोडिटी जैसे सपोज सीमेंट ले लो, अब सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, कोल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो थ्रू एक्सप्लोरेशन, बट ये एग्री कमोडिटीज का प्रोडक्शन सिस्टम डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट सम और आप एंटिसिपेट भी नहीं करते हो आप। मैं देखिए आप उदाहरण को देख सकते हो, तो मार्च तक हम लोग बोले 10 मिलियन टन का एक्सपोर्ट कर लेंगे व्हीट, वो गर्मी पड़ा, देखिए कितना 3 हफ्ते में पूरा सिचुएशन टर्न अराउंड हो गया। चलिए संदीप, ये विषय पर हम बात करेंगे। एक्सपोर्ट जो बैन हुआ वो भी हम छुएंगे, और साथ में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जो ग्लोबल जो रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं, उसके असर की बात कही है। इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज
कीमतों में जो ख़ास तौर से जो प्राइमरी इन्फ्लेशन कहते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में हाल के दिनों में जो बढ़ोतरी हुई है, या कहा जाए कि कमोडिटी की जो बढ़ी कीमतें हैं वो तो पिछले कुछ महीनों से या कहा जाए साल से हम देख रहे हैं कि वो बढ़ी हुई हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कहाँ जा रहा है, इस पर बात कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही दो ख़ास मेहमान, दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो कि 2 दशकों से ज़्यादा से कृषि और कमोडिटी को कवर करते रहे हैं, शिशिर सिन्हा और संदीप दास, वो हमारे साथ बने हुए हैं। शिशिर, ग्लोबल फैक्टर्स की बात अभी संदीप ने कही ब्रेक से पहले, इसी से मैं जोड़ता हूं जो हमारा मूल मुद्दा है बातचीत का, कि किसानों को प्राइसिंग जो मिलती है, और हम जानते हैं कि अब ग्लोबल फैक्टर्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनसे किसानों को गारंटी नहीं हो सकती है कि किस तरह की कीमत मिलेगी। क्या हमारे पास कुछ इस तरह के टूल्स हैं बाज़ार में, मार्केटिंग टूल्स, जिनसे कि किसान अपना ये जो अनिश्चितता है भाव की, जो प्राइस रिस्क है, उसको मैनेज कर सके? देखिए, वैश्विक स्तर पे आपका नियंत्रण नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना, सबसे ताज़ा उदाहरण है खाने का तेल। हम जानते हैं लगभग 60% तक जो है हमारा खाने का तेल जो है हमको आयात करना पड़ता है। और खाने के तेल में एक और ख़ास बात आपको ध्यान रखना है कि जो एक बास्केट होता है, उस बास्केट में अगर एक का भी दाम बढ़ा, जैसे मान लीजिए कि सोया का दाम बढ़ गया या पाम का दाम बढ़ गया, तो सरसों के ऊपर भी असर पड़ेगा, जबकि सरसों के आपके यहाँ पैदावार अच्छी हुई है, तो पूरा बास्केट इम्पैक्ट होता है। दूसरी बात ये कि टूल्स क्या हैं। तो हमारे पास जब कहते हैं कि वायदा बाजार को लेकर के हमेशा से ये आलोचना होती रही कि वायदा बाजार कीमतों को बढ़ाने में और सट्टेबाजी कराने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि प्राइस डिस्कवरी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण टूल है, हेजिंग करने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। तो आप मान लीजिए कि किसी चीज़ पर पाबंदी लगा देते, किसी चीज़ पर रोक लगा देते, एक समय तक तो ठीक है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि किसान के पास जो एक विकल्प मौजूद है, वैश्विक बाजार का विकल्प उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन प्राइस डिस्कवरी का क्या हम उसको विकल्प दे रहे हैं? शायद नहीं है। जी संदीप, कुछ कमोडिटीज़ में ख़ास तौर से हमने देखा, जैसे सोयाबीन का अभी पैदावार काफ़ी अच्छी हुई और सोयाबीन के दाम काफ़ी नीचे आ गए। मध्य प्रदेश के कई मंडियों में हमने देखा है कि अगल बगल की मंडियों में बहुत प्राइस डिफरेंस दिखता है। यहाँ तक कि जो मिलर्स, प्रोसेसर्स हैं, वो भी बहुत प्राइस अलग अलग, काफ़ी अंतर से वो प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं किसानों को। प्रॉब्लम यहाँ किसानों के साथ ये है कि उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली मानक भाव क्या है, बेंचमार्क क्या है। इसके लिए क्या कोई उपाय हो सकता है? कैसे इसको, क्योंकि एक जैसे शिशिर वायदा बाजार की बात कर रहे थे, बस सोयाबीन का जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अभी वायदा में, उसी तरह और भी कई सारी कमोडिटीज़ हैं जो नहीं है उनका बेंचमार्क। तो ऐसी परिस्थितियों में किसानों के पास विकल्प क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो ढांचा एक बनाया गया था, अभी है वो ढांचा, बट उसका जो प्रोसेस था कि इंटर स्टेट ट्रेड, उसमें से बहुत ज़्यादा, यहाँ बैठे हरियाणा में बैठे कोई फार्मर को देख सकता है गेहूं का प्राइस क्या है वहाँ कर्नाटक में। गेहूं का मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, बट वो वहाँ बैठकर देख सकते हैं कि सोयाबीन का प्राइस महाराष्ट्र में क्या है, कौन सा मंडी में क्या चल रहा है, अभी वो देख पा रहा है। बट अभी जो इंटर स्टेट, जो उसका जो वेरियस स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, वो नहीं हो पा रहा है। इंटर स्टेट ट्रेड, जो सीमलेस ट्रेड जो होता है, हरियाणा में बैठकर कर्नाटक में कर सकता है, वो अभी तक वो नहीं हो पा रहा है उसमें। क्योंकि फार्मर्स को देखिए, फार्मर से खेती करने में वो फार्मर्स एंड मार्केटिंग जो टूल्स है, जो फ्यूचर्स ट्रेड है ना, अभी बहुत सारे ऑल दो FPS के थ्रू बहुत कोशिश किया जा रहा है कि फ्यूचर स्टेट के थ्रू वो पार्टिसिपेट करे प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म में। बट अभी भी वो फार्मर्स जो मार्केटिंग एस्पेक्ट, अभी फार्मर्स एक इकलौता ऐसा है कि अभी भी वो एग्रीगेटर के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपोर्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्रीगेटिंग जब तक वो FPOs के थ्रू, क्योंकि एक स्मॉल फार्मर्स भारत का जो खेती में वो नहीं कर सकता मार्केटिंग, अपना कैसे करेगा, तो एग्रीगेटर और या FPOs के थ्रू वो जाने की जरूरत है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। FPOs कैसे वो मार्केटिंग स्किल और मार्केटिंग कैसे करे, और जानकार दे कि मतलब FPOs की देखिए कि ये मार्केट में ये है प्राइस चल रहा है। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन फ्लो इज देयर, बट वो इन्फॉर्मेशन कैसे यूज किया जाए मार्केटिंग के थ्रू। ई-नैम और FPO, ये दो आपने चर्चा की है और मुझे लगता है थोड़ा इस पर और हम लोगों को विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, जो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले शिशिर, आपने वायदा बाजार की बात कही थी। आपने ठीक कहा कि एक सामान्य कॉन्सेप्शन है कि सट्टेबाजी होती है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे कॉटन है, और आप क्योंकि चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि 15 साल के बाद इस बार ये स्थिति है कि कॉटन किसानों को कॉटन में भाव अच्छा मिल रहा है, और इस समय जबकि कॉटन के हार्वेस्टिंग का टाइम है, उस समय कॉटन का भाव बेहतर है। लेकिन जैसे ही कॉटन का भाव बढ़ा है तो कहीं ना कहीं किसी सर्कल में ये भी बात हो रही है कि ये भाव जो बढ़ा है ये सट्टेबाजी से बढ़ा है और इसलिए इसको बैन करना चाहिए। ऐसे में किसानों के पास, जैसे आपने कहा कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि भाव बढ़ने से किसान को फ़ायदा हो, लेकिन जब हार्वेस्टिंग के समय या ऐसी परिस्थिति में जब भाव बढ़ते हैं और उसका भाव अगर किसानों को मिल रहा है,
तो उसमें सरकार को या जो सिस्टम है मार्केटिंग का उसको किस तरह से देखा जा सकता है, कैसे उस के साथ सामंजस्य बिठाया जा सकता है? देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, सट्टेबाजी बुरा नहीं है, क्योंकि मार्केट सट्टे पे चलता है, चाहे वो शेयर बाजार हो चाहे जिंसों का बाजार हो। महत्वपूर्ण ये कि कितना हो अनावश्यक सट्टेबाजी, हमको इसको रोकना है। दूसरा, आपने कपास का जिक्र किया। इस समय स्थिति है कि कपास में सोने से ज़्यादा फायदा है, ये भी लोग कहते हैं कि सोना से जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है। अब रहा सवाल कि अब मार्केटिंग का जो मैकेनिज्म की जो आपने बात की, मैं एफपीओ का ही उदाहरण लेता हूँ। देखिए, हमारे देश में 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की ज़मीन है। इनके पास इतने साधन मौजूद नहीं है कि वो बाजार जा सके। आप 14% के जरिए पूरे बाजार को चलाएंगे तो वो संभव नहीं है, हमें 86% का रखना है। उन 86% के लिए माध्यम क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एफपीओ में काफ़ी हमने बदलाव देखा है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? क्या वो एग्रीगेटर के रूप में पूरी तरह से काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पर एक नीतिगत व्यवस्था तो कर दी गई है, अमल के मामले में थोड़ी परेशानी अभी भी है, राज्यवार स्तर पर भी हो, क्योंकि कृषि जो है वो राज्य की सूची में आता है, तो इसलिए राज्य की नीतियों में भी एफपीओ का केंद्र सरकार एक नीति बना दे और राज्य सरकार की ओर से उस तरह से मदद ना मिले तो एफपीओ आपका कामयाब नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि एफपीओ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, हमको इसको बढ़ावा देना है। और सबसे बड़ी बात है कि एग्रीगेटर के तौर पर आपको अपने फायदे के लिए नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि किसान को जो हमने प्राइस डिस्कवरी की है उसका हम कितना से कितना फायदा उसको हम दे सके। मुझे लगता है कि ये संभव है। कुछ एरिया में, जैसे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, या कुछ एक राज्यों में जहां पर एफपीओ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, अगर उसको हम देशव्यापी स्तर पर देखें तो शायद मुझे लगता है कि ये जो किसान की जो सही ज़रूरत है उस समय में उसको वाजिब कीमत मिल पाए। जी, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और कुछ और मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। ई नाम की चर्चा हुई और एफपीओ की कुछ समस्याओं की बात हुई, उसको भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खेती की उन्नत तकनीकें हो या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी। साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज बढ़ती कीमतों की, जो ख़ास तौर से खाद्य पदार्थ हैं या जो खाने पीने की चीज़ें हैं, फसलों के तौर पे भी अगर देखा जाए तो जैसे दलहन है, तिलहन है, या अनाज भी है जैसे गेहूं की और मक्का की कीमतें हमने देखी हैं कि हाल के दिनों में इस तरह की तेज़ी बहुत समय बाद दिखी है। लेकिन इस तेज़ी से फ़ायदा किसको हो रहा है? क्या वास्तव में किसान तक वो तेज़ी का फ़ायदा पहुंच रहा है? अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्या किया जा सकता है? इन विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ आज के हमारे दोनों मेहमान जो बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं वो शिशिर सिन्हा हैं, हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर डिप्टी एडिटर, और संदीप दास हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर। संदीप, ई नाम की बात आपने बहुत हल्के में, बहुत कहा जाए संक्षेप में की थी अभी ब्रेक पे जाने से पहले। थोड़ा सा मैं आपसे उस पर गंभीर और गहराई से थोड़ा समझना चाहता हूँ। ई नाम को लॉन्च हुए लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गया है और जिस तरह की अपेक्षा उससे थी वो उस रूप में अभी असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने देखा कि जो क्वालिटी असेइंग है उसके लिए अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमने देखा था 75 लाख रुपए की का आवंटन भी मंडियों के आधार पर किया गया था।
कुछ उत्तराखंड और यूपी में कुछ मंडियां हैं जहां की वो इंटर स्टेट शुरू भी हुआ है सब्जियों में, लेकिन ये एक सामान्य तौर पे देखा जाए तो आम किसान को इसका फ़ायदा मिलने में आपको क्या लगता है, कितना समय लगेगा, कौन सी बड़ी बाधाएं हैं जिसको कि सरकार दूर कर सकती है और कैसे दूर कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ इनाम में बहुत सारे कमोडिटीज़ है, बट उसमें एक चीज़ सबसे बड़ा जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो पेरिसेबल कमोडिटी है वो इनाम में नहीं है। सारी चीज़ कमोडिटी है अभी भी, बट लार्जली आप मंडी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा वोलेटिलिटी दिखता है। जैसे केला हो गया और फ्रूट्स वेजिटेबल टमाटो, उसमें नहीं मिलेगा आपको। सीरियल्स में, क्योंकि सीरियल्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। सीरियल्स इज लार्जली डिमांड सप्लाई का वो गलता है। और सबसे बड़ा चीज़ है इनाम के साथ होता है कि जो एवरी स्टेट, जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के सब्जेक्ट, सब स्टेट को अपना यूनिफाइड लाइसेंस देना था, एक कॉमन लाइसेंस ट्रेडर को देना था, वो जो प्रोसेस है बड़ा अनइवन है। जैसे कर्नाटक को काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, और उसके इसी दौरान क्या हुआ, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी वो मंडी फैसिलिटी देने लग गए। तो अभी जो कोशिश ये है कि इनाम के साथ वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्राइवेट जो प्लेयर्स है, प्राइवेट प्लेयर में तो मार्केटिंग पार्ट नहीं, जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया सेक्टर, वो भी उस बात चल रहा है कि वो इनाम का प्लेटफॉर्म में कि अगर फार्मर्स क्लिक इन करें उसको वो फैसिलिटी मिल जाए कि यहाँ से ट्रक हरियाणा से कैसे ले जा सकता है वहाँ तक, कर्नाटक तक कोई सामान। तो ट्रक फैसिलिटी जो है वो उनको सब 12-13 ऐसे एजेंसीज है, उसको ऑन बोर्ड लाने की कोशिश किया जा रहा है। शिशिर, एफपीओ की बात मैं आपसे पूछूंगा। आपने बहुत विस्तार से एफपीओ पर बात की, लेकिन थोड़ा मैं समझना ये चाहता हूँ, एफपीओ करीब 1.5 दशक हो गए इस देश में एफपीओ का स्ट्रक्चर शुरू हुए, और पिछले 2014-15 के बाद से हमने देखा कि एक तरह से मिशन मोड में एफपीओ का काम चला है, और अभी 2017 में 10,000 एफपीओ का लक्ष्य भी रखा गया है। पिछले साल नए दिशा निर्देश भी जारी हुए थे, गाइडलाइंस, जिसमें कि आपने कहा कि जो कमियां थीं उनमें से ज़्यादातर को कोशिश की गई है दूर कर लेने की। इसके बाद भी आपने कहा कि अभी भी ग्राउंड पे उस तरह से चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं जो हमने प्लान किया हुआ है, सरकार ने किया है। कहाँ आपको लग रहा है कमी है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं? राज्यों की विषमता, अगर मैं पश्चिम के राज्यों में देखूं, एफपीओ का रोल वहाँ पे ठीक ठाक रहा है, लेकिन अगर मैं पूर्व के राज्यों में चला जाऊं तो शायद उस तरह का एफपीओ का स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिलता है जो होना चाहिए। अब उसकी कई वजहें हो सकती है, राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेदारी हो सकती है कि उसको कैसे बढ़ावा देते हैं या किस तरीके से उसको प्रोत्साहित करते हैं, स्थानीय स्तर की मंडी में उसका किस तरीके से उनके साथ लिंकेज बनता है। क्योंकि देखिए, एफपीओ का काम क्या है? एफपीओ का काम यह है कि मैं आपसे सामान लूं और इन सामान को आगे तक पहुंचाऊं। मार्केटिंग का जो संदीप ने एक बहुत अच्छी बात की कि किसान के लिए मार्केटिंग करना संभव नहीं है, वो आपका मार्केटिंग का काम है और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन का भी काम है। वहां पर ये दोनों के काम में किस तरह से मदद कर रहे हैं। हमें जिन राज्यों में जरूरत है, आपको नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम के राज्यों में पहले ही सहकारी व्यवस्था काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती रही है, जबकि पूर्व के राज्यों में अगर आप देखेंगे तो उस तरीके की व्यवस्था नहीं रही है। मुझे लगता है कि आज एफपीओ की ज़रूरत वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर है। दूसरा ये है कि उनकी मार्केटिंग के मामले में, और तीसरा वैल्यू एडिशन, यानी कि फूड प्रोसेसिंग पे। आपने जो ये जवाब दिया, छोटा सा एक सवाल इसी में से मैं कर रहा हूँ, समय हमारा ख़त्म हो गया है। आपने सहकारी जो समितियाँ हैं उसकी बात कही, आपने एक बात ये भी कही कि उन्हीं राज्यों में एफपीओ अच्छा कर रहे हैं जहां सहकारी समितियां अच्छा कर रही थी। साथ ही हमने ये भी देखा कि पिछले साल इस सरकार ने एक नया मंत्रालय ही बनाया और स्वयं गृह मंत्री अमित शाह को उसका जिम्मा दिया गया है। आपको लगता है कि जो एफपीओ मॉडल में जो कमियां रह जा रही हैं कोऑर्डिनेशन के कारण, उसको ध्यान में रख के सहकारी समिति का ये पूरा मंत्रालय और इस पर जो नया जो रिन्यूड एक तरह से फोकस दिया गया है वो है, या कैसे ये मदद कर सकता है? मुझे लगता है कि वो बात सही नहीं, क्योंकि जो सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था उसका बेसिक पर्पस ये था कि मल्टी जो रेगुलेशंस हैं केंद्र और राज्य का, उसको हम कैसे दूर कर सके। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सहकारी समितियों की, जहाँ पर एफपीओ कामयाब हुआ, पूर्व के राज्यों में वो कामयाब नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ की संस्कृति जो है वो अलग तरीके की रही है। कार्य संस्कृति की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सहकारिता को आप विकसित करें अलग अलग क्षेत्र में, और दूध के मामले में हमारे पास एक एग्जांपल है कि कैसे कामयाबी मिली है। लेकिन हमारी जरूरत इस बात की है कि हम एफपीओ को एक मॉडर्नाइज, जिसको हम कहते हैं ना, वो कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा। और मुझे लगता है कि उन राज्यों में जहां कमी है उसको आपको बढ़ावा देना, राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर के इस पर काम करना होगा, तभी किसानों का फायदा होगा। और जो आपका मूल सवाल था शुरू में कि पैसा उन तक पहुंचे, वो संभव हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिशिर, संदीप दास, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ ये सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की।
तो ये थे हमारी आज की बातचीत में शामिल हमारे दो मेहमान, जिनके साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत कुछ आप लोगों को ये जो जटिल एक पूरी प्रक्रिया है जिसकी बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी कार्यक्रम की, उसको समझने की का एक मौका मिला होगा। समझने में आगे कहाँ कहाँ पेच है और कैसे उन पेच को ढीला कर सकते हैं ये भी कुछ समझ में आया होगा। फिलहाल अब मंडी.com से मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि हो गया है समय हमारे चलने का। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। तुम्हारे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे। संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथी, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं। इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। हम सभी को पता है पॉल्यूशन वैकेशंस होने लगी हैं। मेरा खुद का बच्चा भी 12-13 साल तक की उम्र में सांस की बीमारी उसको रहती थी। मैं फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2030 तक का समय। जमीन से खींचने के लिए वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी मशीनें बना दी, जो जमीन से 60 हॉर्सपावर सीटर पानी खींचने की। जो ऊपर से जो पानी खींचने के लिए मशीनें कहाँ हैं, वो तो ये पेड़ ही है। मैं पिछले 20 सालों का एवरेज लगा रहा हूँ, 400 के करीब हमारा पर सैपलिंग कॉस्ट आती है। आज तक 5.5 लाख पौधे मैंने राजस्थान के 5-6 जिलों में लगा चुका। आगे जाके ग्रीन हीरोज की तरह बनना है। 5 लाख बच्चों से मैं मिलूंगा। इस ऑक्सीजन को बचाने के लिए मैं बच्चों को प्रेरित करूंगा। सिर साथे रुक रहे तो भी सस्तो जान, मतलब सिर कटने से अगर एक वृक्ष बचता है, ये सस्ता सौदा है। देखिए दूरदर्शन किसान पर विश्व पर्यावरण दिवस पर खास कार्यक्रम एक ही धरती 5 जून दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण 3 बजे। एक वादा था, बात होगी बदलाव की। उन्नत होती कृषि और किसान की, हमने कोशिशें लगातार की। हर कदम पर किसानों का साथ दिया, किसानों की खुशहाली को बढ़ा दिया। जारी है और आगे भी रहेगा बदलते भारत की शान का ये सफर। डीडी किसान है हमेशा आपका हमसफर।
बदलते भारत की शान।